नमस्कार, मार्केट गपशप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज हम मार्केट गपशप करेंगे मेटल्स की बढ़ती हुई कीमतों पर। पिछले कुछ महीनों में मेटल में तेजी देखने को मिली है। मेटल की ये चमक मेटल कंपनियों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन मेटल्स का इस्तेमाल करने वाली जो कंपनीज हैं उनके लिए ये चमक भारी पड़ती है। आज मार्केट गपशप में हम मेटल्स की तेजी और अलग अलग सेक्टर की कंपनीज पर पड़ने वाले असर पर चर्चा करेंगे। साथ ही मेटल्स की बढ़ती कीमतों के चलते कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं, इस पर भी फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह खास शो। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हैं और एक्सिस सिक्योरिटीज के आदित्य वेलेकर हैं। अविनाश जी, आदित्य जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। मेटल पर आज आपके साथ गपशप करेंगे, बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में सर। लेकिन दो और सहयोगी हमारे साथ हैं। विश्व मोहन हमारे साथ हैं जो पूरे कमोडिटीज को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं, और अशेषा भी हैं। अशेषा भी मेटल्स को ट्रैक करती हैं। विश्व मोहन, अशेषा, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। विश्वमोहन, आपके पास पहले आएंगे। गोल्ड का तो हम कोरिलेशन देखते हैं कि गोल्ड जब डॉलर ऊपर चढ़ता है तो गोल्ड गिरता है। क्या इस तरह का कोरिलेशन बाकी मेटल्स के साथ भी है, जिंक के साथ, कॉपर के साथ, एल्यूमिनियम के साथ? क्या ऐसा कुछ है क्या? जी, अगर इसके अलावा अगर बाकी मेटल्स की अगर बात करें, अगर चांदी की खास तौर से अगर हम देखते हैं तो चांदी में 50% से ज़्यादा इंडस्ट्रियल इस्तेमाल होता है। और जैसे जैसे यहाँ पे चाइना का फैक्टर प्ले हो रहा है, वहाँ पर राहत पैकेज के अनाउंसमेंट हुए, वहाँ जिस तरह से वहाँ जो डिस्ट्रेस डेवलपर्स है उनके लिए राहत पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ, उसका फ़ायदा यहाँ पर सभी मेटल्स को दिख रहा है। कॉपर में हमने देखा कि रिकॉर्ड ऊंचाई बना, पहले कॉमेक्स पर बना, फिर एलएमई पे रिकॉर्ड ऊंचाई देखने को मिला। अगर जिंक की अगर बात करें तो 2 साल की ऊंचाई के आसपास जिंक है, एल्युमिनियम 1 साल की ऊंचाई के आसपास है। इसके अलावा निकेल में यहाँ पर उत्पादन को लेकर चिंता थी। जो अगर जिंक में अगर उत्पादन को लेकर बात करें तो वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई कम हो रही है प्रोड्यूसर्स वगैरह को, तो ये सप्लाई की चिंता एक तरफ से बन रही है और चीन से लगातार डिमांड बढ़ रही है। तीसरा फैक्टर ये प्ले कर रहा है कि यूएस में सितंबर में ब्याज दरें घटने की संभावना है, जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें सुधार हो रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो बेस मेटल्स को सपोर्ट कर रहे हैं और ये लगातार ये तेजी देखने को मिल रही है। लगातार तेजी है। 2 महीने की ऊंचाई पर स्टील है, जैसा कि विश्वमोहन बता रहे हैं। स्टील के मामले में अगर हम बात करें तो भारत दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, पहले नंबर पर चाइना है। चाइना ज्यादातर कमोडिटीज में, ज्यादातर मेटल्स की सबसे बड़ी कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर भी है। कॉपर नए रिकॉर्ड पर है, जिंक 1 साल की ऊंचाई के पास है, एल्यूमिनियम 2 साल की ऊंचाई के पास है, और चांदी और सोना तो हमने हाल फिलहाल चलते हुए देखा है, इन दोनों कमोडिटीज को भी। आपसे अविनाश जी समझना चाहेंगे, देखिए चाइना कहीं ना कहीं उनके जो प्रॉपर्टी मार्केट में जो कंसर्न्स थे उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वहां पर हम देख रहे हैं कि आर्थिक आंकड़े भी कुछ कुछ हाल फिलहाल ठीक ठाक आए हैं। यही नहीं, स्टिमुलस पैकेज देने की भी बातचीत वहां पर चल रही है, 100 बिलियन युआन का। आपको क्या लगता है अविनाश जी कि जो मेटल्स में जो रैली चल रही है, मेटल शेयरों में भी, मेटल की कीमतों में भी, क्या ये मेटल में अपटिक ये बरकरार रहेगी? आपको लगता है कि यही थमने वाली नहीं है, अभी थोड़ी सी तेजी है, लंबी चलेगी? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड आपको मेटल सेक्टर में दिख रहा है वो मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि जैसे आपके कलीग ने कहा कि चाइना से डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है और सप्लाई शॉर्टेजेस के कारण प्राइसेस में एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिला है। लेकिन अभी भी हमने मेटल कंपनीज के ऊपर इसका असर मार्जिन्स और रियलाइजेशंस पे देखा नहीं है, एटलीस्ट इंडियन कंपनीज के ऊपर। तो मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने में अगर मेटल के प्राइसेस बरकरार ऊपर रहते हैं, तो आपको सारे मेटल कंपनी जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को, फिर उसके बाद हिंदुस्तान जिंक, ये सारे जो फ्रंटलाइन मेटल कंपनियां हैं, इसमें अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत समय के बाद मेटल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। चाइना से भी बहुत समय के बाद बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है और चाइना जैसे सभी को पता है कि ग्लोबल लीडर है मेटल्स में। तो जब बाइंग यहाँ से शुरू होती है तभी बहुत बड़ी मात्रा में होती है।
तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको सितंबर के क्वार्टर के बाद ही नंबर्स में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, डेफिनिटली अभी प्राइसेस काफ़ी अट्रैक्टिव है। हालाँकि थोड़ा-सा ट्रेडिंग बाउंस ज़रूर देखने को मिला है, बट अगर निचले लेवल पे ये स्टॉक्स आप एक्यूमुलेट करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक रीज़नेबल रिस्क रिवॉर्ड आपको अगले 6-12 महीने में मिल सकता है। ठीक है। 6 से 12 महीने में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है स्टॉक्स में। हालाँकि कुछ शेयर्स तो बहुत तेज़ रफ्तार से चले हैं। शीशा के पास वो सारी की सारी लिस्ट भी है। शीशा आप बताइए, हिंदुस्तान ज़िंक को तो हम देख रहे हैं कि क्या फर्राटा रफ्तार से ये शेयर भाग रहा है, कुछ और भी शेयर चल रहे हैं। आप ज़रा बताएँगे कि महीने भर में मेटल शेयरों की जो चाल रही है वो किस तरह की रही है? बिल्कुल, कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली बढ़े हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक मेटल स्टॉक्स पर भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा है। पिछले एक महीने में निफ्टी मेटल इंडेक्स के टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक की बात आती है। करीब 90% के रिटर्न हिंदुस्तान जिंक में दिखे हैं। हिंदुस्तान जिंक का 20% रेवेन्यू सिल्वर से आता है और सिल्वर में भारी तेज़ी दिखी है, जिसके चलते हिंदुस्तान जिंक के शेयर में भी तेज़ी दिखी है। इसके अलावा वेदांता की बात करते हैं। वेदांता में भी भारी 28% की तेज़ी पिछले एक महीने में दिखी है। JSPL की बात करें तो उसमें भी 18% की तेज़ी पिछले एक महीने में दिखी है। इसके अलावा कुछ और टॉप गेनर्स की बात करें तो रत्नामणि मेटल्स, NMDC जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें 15 से 16% की तेज़ी दिखी है। तो ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक मेटल स्टॉक्स पर काफ़ी पॉजिटिव एक्शन दिखा है। करेक्ट। ये मेटल के प्राइसेस भी बढ़े हैं, शेयरों में भी हम तेजी देख रहे हैं। तो जो कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं मेटल, जो बना रही हैं, उनके लिए तो पॉजिटिव है। लेकिन निश्चित तौर पर जो कंज्यूम कर रही हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉस्ट उनके एस्केलेट हो जाते हैं। हालांकि वो पास ऑन भी करती हैं, जैसे कि ऑटो कंपनीज होंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाली कंपनीज होंगी, और रियल एस्टेट। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा मेटल की खपत होती है, और उसमें चाहे स्टील हो गए, कॉपर हो गए, ये तमाम मेटल्स का यूज़ होता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स फिटिंग्स होती हैं उसमें आपको कॉपर का इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आशीषा आपसे हम समझेंगे, आएंगे आपके पास, और ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेटल कंज्यूम कर रही हैं, कौन सा मेटल कंज्यूम कर रही हैं, कितना कर रही हैं, टोटल कॉस्ट में उसका शेयर कितना है। लेकिन आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ये शेयर तो बहुत चल गए। हिंदुस्तान जिंक का आशीषा ने जिक्र किया, करीब करीब 90% महीने भर में चल गई है। वेदांता में अच्छी तेजी हमने देखी है। JSPL का शेयर चला है। रत्नमणि मेटल्स, NMDC, जितने रिटर्न कई बार ना साल भर में आते हैं, या फिर हिंदुस्तान जिंक में तो खैर ये रिटर्न पाने के लिए कई बार शेयरों में आपको 5-5 साल इंतजार करना पड़ता है। ये तो साल भर, महीने भर में दे दिए हिंदुस्तान जिंक ने। आप ही बताइए, कोई और स्टॉक्स हैं आपके फोकस में जहां पर आपको लगता है कि वैल्यूएशंस अभी भी बहुत रिच, बहुत स्ट्रेच नहीं हुए हैं और मौके हैं? स्टॉक्स आपसे हम जानेंगे बिल्कुल पर्टिकुलर कि जहां पर मौके भी बन सकते हो स्टॉक्स के नजरिए से। मुझे लगता है अभी भी नॉन फेरस मेटल कंपनीज जो है, जैसे एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर जो है जैसे हिंडाल्को, उसके बाद वेदांता, इसमें अभी भी थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल है। अभी आज जो फेड के मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जो एक व्यू उनका आया है कि इंटरेस्ट रेट कट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो सितंबर में थोड़ी कम हो गई है, और उसकी वजह से एक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आज हुआ है। तो देयर इज आज शेयर प्राइसेस इन सब स्टॉक्स की, मेटल कंपनीज की थोड़ी आज डिक्लाइन हुई है। तो ये सब बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सब स्टॉक्स में अभी भी देखनी चाहिए। और स्टॉक्स लाइक NMDC, आयरन ओर की कंपनीज जो है जैसे गोदावरी पावर इस्पात, NMDC, यहाँ पे भी अपसाइड का पोटेंशियल अभी भी है। उसके 2 कारण हैं। एक तो इंडिया में स्टील प्रोडक्शन अभी काफ़ी बढ़ने वाला है। तो हर बड़ी स्टील कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपांशन कैपेक्स कर रही है, और इंडिया का जो स्टील प्रोडक्शन है 2030 में वो लगभग 300 बिलियन टन का उनका टारगेट है। तो और जो आयरन ओर का जो सप्लाई है डोमेस्टिकली, वो उसके वजह से टाइट रहने वाला है। तो NMDC हो गया, गोदावरी पावर इस्पात हो गया, इनको एक फंडामेंटल सपोर्ट है। एज़ फार एज़ नॉन फेरस मेटल्स की जो स्टॉक्स मैंने बताया जैसे हिंडाल्को, वेदांता, ये इनकी जो एंड यूज़र जो कमोडिटीज़ है जैसे एल्यूमीनियम हो गया, कॉपर हो गया, इसमें डिमांड का जो एक ड्राइवर है अपार्ट फ्रॉम चाइना, यूएस में भी अभी एक पिकअप FAI, दैट इज़ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे ग्रो हो रहा है। तो एक वहाँ पे कैपेक्स साइकिल रिवाइवल हो रहा है।
अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी एक एनर्जी ट्रांजिशन का जो सिनेरियो बन रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जीज, विंड एनर्जीज, इसमें एल्यूमीनियम, कॉपर और जिंक और सिल्वर ये सब मेटल्स का यूज होगा। तो आपको अगर अगर ये वीकनेस मिलता है शेयर प्राइसेस में, जैसे आज अभी थोड़ा सा शेयर प्राइसेस करेक्ट हुआ है, और अगर इन फ्यूचर भी कभी ये फेड के कमेंट्रीज के हिसाब से अगर कोई वीकनेस मिलता है, तो वी आई थिंक इट्स अ बाय ऑन डिप काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर दिस मेटल्स। और अपार्ट फ्रॉम ये सब के बावजूद एक फेड का जो ट्रेजेक्टरी रहेगा कि वो उनको अगर रेट कट करना है, उसके बेसिस पे एक माइक्रो सेटअप भी ऐसा ही रहेगा कि इवेंचुअली उनको रेट कट लेना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा असमंजस है, बट गोइंग डाउन द लाइन उनको एक रेट कट की भूमिका तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है आदित्य, आपके पास हम फिर से लौटेंगे और बिल्कुल आपसे वो स्टॉक जानेंगे जहां पर आपका बिल्कुल ठोस सॉलिड वाला कन्विक्शन है और बिल्कुल टारगेट के साथ आप बताइएगा कि आपको कौन से शेयर पसंद है। लेकिन विश्वमोहन के पास चलते हैं। विश्वमोहन, देखिए चाइना वाला फैक्टर तो समझ में आ रहा है कि चाइना में ग्रोथ धीरे धीरे लौट रही है, वहां पर कहीं ना कहीं आंकड़े वो संकेत दे रहे हैं। आप बता रहे थे कि ये कॉपर रिकॉर्ड हाई पर है, जिंक 1 साल की ऊंचाई पर है, एल्यूमिनियम 2 साल की ऊंचाई पर है, निकेल में भी शायद आगे और तेजी हो जाए, इस बात की उम्मीद है। तो ये इन कमोडिटीज के लिए, इन मेटल्स के लिए ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं तेजी के लिए? हर स्टॉक के लिहाज से आप अलग अलग बताइए और ये भी बताइए कि मेटल स्टॉक्स की तो हमने बातचीत कर ली, कितने शेयर चल रहे हैं, मेटल्स में कितनी तेजी हमने देखी है पिछले 1 महीने में, या फिर अगर हम इस साल की पूरी बात कर लें तो? देखिए, इस साल की अगर बात करें तो ज़्यादातर मेटल्स आपको यहाँ से 7 से 10% सिर्फ महीने भर में तेज हुए हैं, और पूरे अगर साल की अगर बात करें तो 20 से 22% तक की तेजी दिखी है। एलएमई पे कॉपर 22% 2024 में अब तक चल चुका है। निकेल की बात करें तो 23% से ज़्यादा की तेजी 2024 में आ चुकी है, और जिंक में भी 15% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है। तो तमाम मेटल्स है जहाँ पर चौतरफा यहाँ पर तेजी दिखी थी। हालांकि 2 दिनों में थोड़ी बहुत नरमी, हफ्ते के आखिर में आते आते थोड़ी नरमी ज़रूर दिखी, लेकिन उसको भी अगर सबसाइड अप करके रखें उसके बाद भी ये तेजी जबरदस्त दिख रही है। महीने भर में एल्युमिनियम देखिए, महीने भर में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 2024 में देखिए तो 11% एल्युमिनियम चला है। कॉमेक्स पर चांदी तो सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है। चांदी को लेकर तो ये भी खबर है कि पिछले 3 साल से रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल बाइंग हो रही थी, 2024 में भी रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल बाइंग है, और जो डेफिसिट है वो लगातार 3 साल से 21, 22, 23 के बाद 24 में भी डेफिसिट का अनुमान है, और अगले साल भी डेफिसिट ही रहने की संभावना है। और चांदी की बात एक और बता दूं कि चांदी 55% सिर्फ इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक जैसे तमाम सेक्टर्स के लिए हो रहा है। और एक फैक्टर और यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है, वो चाइना के अलावा जो रूस में, यूएस और यूके के रूस के मेटल्स पर जो पाबंदी लगाई गई है, उससे भी सप्लाई काफ़ी प्रभावित हुई है। और बहुत सारे ऐसे माइनिंग हैं वहाँ पर पावर की दिक्कतों की वजह से, जैसे रियो टिंटो जैसी कंपनियों से सप्लाई को लेकर चिंता बनी है पावर की दिक्कतों की वजह से। तो सप्लाई का एक तरफ से इशू है, चाइना में जिस तरह से राहत पैकेज दिए जा रहे हैं, और रूस से सप्लाई कम हो रहे हैं, ये तीनों फैक्टर मिलकर मेटल के कीमतों को ड्राइव कर रहे हैं। अभिषेक, ठीक है, ये तमाम फैक्टर से जो मेटल की कीमतों को ड्राइव कर रहे हैं। आशीषा, आप बताइए, एक तो देखिए हम कोरिलेशन तलाशने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या अगर मेटल की प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं तो जो कंज्यूमर है क्या उन पे कोई असर आ रहा है। हालांकि आंकड़े ये नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ ही चल रहे हैं। आप देखिए, अगर जो कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनीज हैं उनके शेयर भी दौड़े हैं। अगर हम प्रॉपर्टी स्टॉक्स की बात करें तो हाल फिलहाल प्रॉपर्टी स्टॉक्स में भी तेजी रही है। अगर हम ऑटो की बात करें तो ऑटो स्टॉक्स भी चल रहे हैं। मारुति सुजुकी हो, हीरो मोटो हो या फिर M&M हो, 20 से 50% इस साल की दौड़ हो गई है। लेकिन आप बताइए, जरा विस्तार से बताइए कि किस कमोडिटीज का, किस मेटल का, कौन से सेक्टर में, कौन से एरिया में इस्तेमाल है, और उनके टोटल कॉस्ट का कितना हिस्सा आता है मेटल से? कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हैं तो कमोडिटी के प्रोड्यूसर्स को तो बेनिफिट होता है, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज है जो कमोडिटीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उनको नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है। उनके लिए कमोडिटीज़ एक रॉ मटेरियल होते हैं जिसके चलते मार्जिन्स पर इम्पैक्ट
दिखाई देता है। तो हम सबसे पहले ऑटो इंडस्ट्री पर नज़र डालते हैं। ऑटो इंडस्ट्रीज में मेटल्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट देखें तो करीब 20 से 30% मैन्युफैक्चरिंग का टोटल कॉस्ट मेटल्स से आता है। तो मेटल के प्राइसेस बढ़े तो डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनीज के रॉ मटेरियल प्राइसेस पर होता है, जिसके चलते मार्जिन्स पर इम्पैक्ट दिखाई देता है। स्टील की बात करें तो 4 से 19% कॉस्ट होता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग में, जिसके चलते कमर्शियल व्हीकल और फार्म इक्विपमेंट में स्टील यूज़ होता है, जिसके चलते मार्जिन्स पर इम्पैक्ट दिखाई देता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो उसका कॉस्ट 4 से 8% तक है, कॉपर 2% और अदर प्रेशियस मेटल्स पैलेडियम जैसे कुछ मेटल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में, जिसका इम्पैक्ट पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है। तो कई सारे रॉ मटेरियल्स है, कमोडिटी रॉ मटेरियल्स जो ऑटो में यूज़ किए जाते हैं, जिसके चलते डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्जिन्स पर दिखाई देता है। हमने ऑटो इंडस्ट्री की तो बात की, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री के अलावा रियल एस्टेट की बात करें, इंफ्रा की बात करें, सभी सेक्टर्स पर कमोडिटी एक की रॉ मटेरियल होता है। सबसे पहले रियल एस्टेट की भी बात कर लेते हैं। तो घर के कंस्ट्रक्शन में स्टील की बात करें तो 24% एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, स्टील का कॉस्ट 24% के आसपास आता है। स्टील के प्राइस बढ़े हैं, जिसके चलते मार्जिन्स पर इम्पैक्ट दिखाई देता है। कभी कभी पास ऑन हो जाता है, जिसके चलते रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ते हैं, और अगर पास ऑन नहीं हुआ तो कंपनी के मार्जिन्स पर इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स को तो प्रॉफिट है कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने से, लेकिन कंज्यूमिंग सेक्टर्स जैसे ऑटोज, रियल एस्टेट, इंफ्रा, इन पर नेगेटिव एक्शन दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर कंपनियों ने जो कॉस्ट उनकी बढ़ी, अगर उसको पास ऑन कर दिया, ग्राहकों पर अगर डाल दिया, तब तो मामला ठीक है। अदरवाइज मार्जिन प्रभावित होती है इन कंपनीज की। जिन जिन सेक्टर का नाम लिया, ऑटो का, रियल एस्टेट का, इंफ्रा का, इन पर असर पड़ता है। आपके पास उनसे जानेंगे आपके मुनाफे के लिए शेयर। अविनाश जी, जैसा कि आशीषा बता रही थी कि इंफ्रा पर, प्रॉपर्टी वाले स्टॉक्स पर, कंज्यूमर ड्यूरेबल पर भी पड़ता ही है, ऑटो पर जब भी मेटल महंगा होता है, जब कीमतें बढ़ती हैं तो उनके मार्जिन कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। हालांकि हमने ये भी देखा है कि जब जब कीमतें बढ़ती हैं तो कंपनियां कहीं ना कहीं पास ऑन कर ही देती हैं। ऑटो में तुमने देखा था कि मारुति ने पिछले साल लगभग 4 बार प्राइस हाइक साल भर में ले चुकी है मारुति। आप ये बताइए सर कि आप कैसे देखते हैं सिनेरियो को? क्या वाकई उनके मार्जिन बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं? एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़, अगर किसी को मेटल के इस मूव के चलते कहीं दांव लेना हो इन सेक्टर्स में ही, तो आपके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से हैं सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा कि जब भी मेटल के प्राइसेस बढ़ते हैं तभी डेफिनेटली रॉ मटेरियल कॉस्ट जो कंज्यूमर्स होते हैं, स्पेसिफिकली ऑटो कंपनीज है, वहां पे उनको काफी मार्जिन प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन एक बात व्यूअर्स को जान में लेना चाहिए कि जहां पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है, देखिए बहुत सारी इंडियन ऑटो कंपनीज अभी कम से कम साल 1.5 साल की ऑर्डर बुक पे बैठी है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्योरली रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रेशर से आपको इन स्टॉक्स के ऊपर एक नेगेटिव व्यू बनाना चाहिए। हमारा जो पसंदीदा स्टॉक है ऑटो में, 2 स्टॉक्स है। एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जो नॉट ओनली अपना लीवरेज वेल अंडर कंट्रोल रखा है, लेकिन इनके काफी ऐसे मॉडल्स है जैसे एक्सयूवी 700 है, थार है, जहां पे करीबन ऑल अभी भी एक साल भर का ऑर्डर बुक इनके पास है। तो विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, प्लस नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिजनेस पे ये एग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो रेट चल रहा है करीबन 2500, कम से कम साल भर की बात करें तो 2750 का एक टारगेट प्राइस आपको पॉसिबली मिल सकता है। थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, पर मेरे ख्याल से कंपनी के पास काफी प्राइसिंग पावर है, जहां पे वो कीमतें अपनी गाड़ियों की बढ़ा सकती है और कस्टमर्स ये लेने के लिए भी तैयार है। दूसरा स्टॉक अभिषेक रहेगा टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स में ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। कंपनी ने कहा है कि इनका जेएलआर यानी जो इंटरनेशनल बिजनेस है, कमर्शियल व्हीकल और जेएलआर बिजनेस और पैसेंजर कार बिजनेस, ये 2 हिस्सों में बंटने वाला है। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि बहुत समय तक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चीज हो जाए, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग अलग-अलग 2 कंपनीज में मिले और दोनों शेयर्स यानी दोनों बिजनेसेस के शेयर्स निवेशकों को मिलेंगे। मेरे ख्याल से जो आने वाला साल है, दैट इज FY25, इसमें सबसे अच्छी बात है कि जेएलआर अभी पूरी तरह से टर्न अराउंड हो चुका है, कैश फ्लोस पॉजिटिव हो चुके हैं, कंपनी अपना कर्जा भी कम करने की बात कर रही है, प्लस नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी स्ट्रांग फोकस है। तो साल भर का नजरिया अगर यहाँ पे भी हम रखते हैं तो करीबन 1150-1200 का टारगेट प्राइस यहाँ पे आने की अपेक्षा रहेगी। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा समय यहाँ पे अगर कोई निवेशक देता है तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगा। तो ऑटो सेक्टर में हमारे ये 2 पसंदीदा लार्ज कैप स्टॉक्स है,
जो अगर मार्केट करेक्ट होता है, कोई गिरावट आती है तो खरीदने के मौके जरूर समझने चाहिए। ठीक है, तो ऑटो में तो दो स्टॉक हो गए अविनाश जी की तरफ से। एमएनएम फिलहाल 2,500 रुपए का भाव है, लेकिन 2750 आप मान के चलिए कि 8 से 12 महीने में आ जाएंगे। और दूसरा टाटा मोटर करीब 950 रुपए का भाव है, ये 1200 रुपए तक ये शेयर जाने का दमखम रखता है 8 महीने से साल भर के नजरिए में। कुछ और शेयर जानेंगे फटाफट, लेकिन आदित्य जी आपके फोकस में कौन से शेयर हैं? आप क्या खरीदने की सलाह देंगे मेटल पैक में? तो हिंडाल्को का हमारा टारगेट प्राइस अभी नोवेलिस के रिजल्ट्स के बाद 720 का है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 195 का है, और एपीएल अपोलो ट्यूब्स जो जिसका भी रिजल्ट आ चुका है उसका 1790 का टारगेट प्राइस है। अभी आई थिंक कल हिंडाल्को के जो कंसोलिडेटेड नतीजे आने वाले हैं उसके बाद हम फिर से उसके टारगेट प्राइस रिव्यू करेंगे। और टाटा स्टील का अभी तक रिजल्ट आने का है, तो टाटा स्टील के रिजल्ट के बाद उसका भी शेयर टारगेट प्राइस हम रिव्यू करके मोस्टली अपसाइड ही रहेगा। तो ये हमारे टारगेट प्राइसेस है। जैसे मैंने कहा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो बेनिफिट हो रहा है वो लोअर कोकिंग कोल प्राइसेस की वजह से है। हालांकि स्टील प्राइसेस इतने इम्प्रूव ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं, बट जो स्टील कंपनीज हैं उनको जो बेनिफिट आ रहा है, जो स्प्रेड्स उनकी इम्प्रूव हो सकती है Q1 में, वो लोअर कोकिंग कोल प्राइसेस की वजह से होंगी। दूसरा, हिंडाल्को में जो अच्छा एक जी एल्यूमिनियम प्राइसेस का एक टेलविंड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनका जो नोवेलिस जो रोल जी, प्रोडक्ट्स कन्वर्टर है, वहाँ पे ईबिटा पर टन ठीक है काफी अच्छा उन्होंने दिया है। तो ये हमारे आदित्य जी। टारगेट। जी जी, परफेक्ट, ठीक है। 168 रुपए के आसपास का सेल है, 195 के टारगेट हैं, और 668 के आसपास का हिंडाल्को है, 720 के टारगेट इसके हैं, इसको और रिवाइज भी करेंगे। और एपीएल अपोलो ट्यूब्स की अगर बात करें, 1790 के टारगेट है एपीएल अपोलो ट्यूब के, और भाव फिलहाल है 1695 रुपए के आसपास का। ये 3 शेयर हो गए आदित्य जी के। अविनाश जी आपके कुछ और शेयर ऑटो के अलावा कौन से हैं? आप क्या और रेकमेंड करेंगे? कुछ रियल एस्टेट में है? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अभिषेक, रियल एस्टेट में हमारे 2 पसंदीदा स्टॉक्स है। एक तो बेसिकली हमको अनंतराज पसंद है, जो हमने आपके चैनल पे बहुत पहले भी कहा है। हमको लग रहा है कि करीबन 450 का टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है अगले 8 से 12 महीने के लिए। बड़ा ट्रिगर डेटा सेंटर बिजनेस है, जो अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रियल एस्टेट में तो ऑलरेडी ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है नॉर्थ में। और दूसरा शेयर रहेगा ऑबरे रियलिटी, जो एक बॉम्बे बेस्ड रियलिटी कंपनी है। बहुत ही बेहतरीन Q4 नंबर्स आ गए हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है कि काफी नए प्रोजेक्ट्स बॉम्बे में ये शुरुआत करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। करीबन 1950 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए मीडियम टर्म के लिए, यानी अगले 8 से 12 महीने के लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, ओबरॉय रियल्टी है और अनंत राज है। ये 8 महीने से साल भर के लिए टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। 1950 का टारगेट ओबरॉय रियल्टी के लिए, अनंत राज के लिए 450 रुपए का टारगेट। तो मेटल की पूरी बात हो गई। मेटल क्यों चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, ट्रिगर्स क्या हैं, कितना चलेंगे, आउटलुक क्या है, ये तमाम चर्चा हुई। और आपको उसके साथ साथ शेयर भी मिल गए, जहां पर आपको इस मेटल की तेजी के दम पर जहां भी मौके बन रहे हैं शेयरों में। चलिए, शो को फिलहाल अब यहां पर समेटने का वक्त हो गया है। आदित्य जी, अविनाश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इस खास चर्चा में जुड़कर अपने शेयर बताने के लिए। विश्वमोहन और आशीषा, आपका भी शुक्रिया करना चाहेंगे। बहुत ही बेहतरीन रिसर्च, बेहतरीन टॉपिक आज हमने ये चुना और इस पर एक समग्रता के साथ हमने चर्चा की है। मार्केट गपशप में मेटल की चमक, कहां पर असर। चलिए, इस खास शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ET Now स्वदेश के साथ आप बने रहिए। नमस्कार।